हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के मैथ्स में क्रमचय और संचय, जिसमें मैंने एक लेक्चर पहले से ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, बट मैं एक बार पिछली क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ, या फिर आपने अगर उसको नहीं देखा है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्रमचय पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ना है हमको संचय। तो सबसे पहले हेडिंग आप लगा लीजिए क्रमचय। आखिर ये क्रमचय होते क्या हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाइए क्रमचय। देखिए क्रमचय होता क्या है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं n असमान वस्तुएं हैं, ठीक है, या फिर n असमान पद हैं। उसमें से कुछ पद लेकर, असमान का मतलब जो n वस्तुएं हैं वे सभी डिफरेंट हैं, ठीक है। उन n वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को लेकर अगर हम विन्यास बनाते हैं यानी कि अरेंजमेंट्स बनाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक विन्यास को जो है क्रमचय कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि हमारे पास n वस्तुएं हैं या फिर n पद हैं, डिफरेंट टाइप के असमान वस्तुएं हैं। उनमें से कुछ वस्तुओं को लेकर जब विन्यास बनाया जाता है यानी कि अरेंजमेंट्स बनाते हैं, उन हर एक अरेंजमेंट को जो है क्रमचय कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसमें A B C 3 अवयव हैं, ठीक है। हमारे पास एक सेट है A B C 3 एलिमेंट है। आप इसमें कह सकते हैं कि 3 वस्तुएं हैं, या फिर कह दीजिए कि इसमें 3 पद हैं। इनमें से कुछ पदों को लेकर आप विन्यास बनाइए। जैसे मैं मान के चलता हूं कि टोटल 3 पदों में से मैं 2 को लेकर विन्यास बनाता हूं। मैं ए बी को ले लूं तो ए बी को लेकर अगर मैं विन्यास बना चाहूँ, मतलब अरेंज करना चाहूँ उनको, तो या तो ए बी हो जाएगा, या फिर इन्हीं दोनों को लेकर अगर मैं अरेंज करता तो बी ए हो जाएगा। और कोई अरेंजमेंट बन सकता है तो आप कहेंगे नहीं बन सकता है। या फिर अगर मैं इन्हीं तीनों में से इन दोनों को लेकर अरेंजमेंट बनाता तो बी सी बनता या फिर सी बी बन जाता है ना। या फिर मैं इन दोनों को लेकर अरेंजमेंट बनाता तो क्या बनता ए सी या फिर बनता सी ए, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, इन्हीं अरेंजमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। यानी कि टोटल 3 वस्तुएं थी या फिर 3 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, उसमें से 2-2 को लेकर मैंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट बनाए हैं। और इन्हीं अरेंजमेंट को है क्या कहा जाता है, क्रमचय कहा जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा लेकर एक एग्जाम्पल लेकर और बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 1 2 3, ये 3 संख्याएं हैं। इसमें से मैं कहूँ कि आप 2 अंकों को लेकर जो है, संख्या नहीं अंक हैं, हमारे पास 3 अंक हैं। आप इसमें से जो है 2 अंकों को लेकर संख्याएं बनाइए, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को अंकों को ले लूँ तो कौन सी संख्या बनेगी, एक 1 2 संख्या यानी कि 12 बन जाएगी, एक 2 1 बन जाएगी। या फिर अगर मैं इन 2 अंकों को लेकर विन्यास बनाता तो 2 3 बन जाएगा, या फिर 3 2 बन जाएगा, है ना। और मान लेते हैं अगर मैं इन दोनों अंकों को ले लूँ तो 1 3 या फिर 3 1 बन जाएगा। तो ये जो यहाँ पे हर एक जो बन के यहाँ पे तैयार हुई जो संख्याएं बनी है इन अंकों की मदद से, इन्हीं अरेंजमेंट्स को, इन्हीं विन्यासों को जो हम लोग क्या कहते हैं, क्रमचय कहा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो खैर 3 डिजिट थे। अब मान लेते हैं यहाँ पे सारे के सारे 26 के 26 डिजिट दे दिए जाए और उन 26 लेटर्स दे दिया जाए, और उन 26 लेटर्स में से आपको कहा जाए कि आप 2 लेटर्स को यूज करके जो अरेंजमेंट बनाइए, कितने बनेंगे। या फिर आपसे कहा जाए कि उन 26 के 26 लेटर में से आप 2 लेटर्स, या फिर कहे कि 3, या फिर कह देगा वो 4 लेटर्स को लेके वर्ड बनाइए यानी कि शब्द बनाइए, ठीक है। अब वो शब्द का कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, उसकी कोई मैटर नहीं करता, ठीक। यानी जो शब्द बनेंगे उन 26 के 26 लेटर को लेके, उसमें से 4 लेटर आप कोई भी लेके जो है वहाँ पे शब्द बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे। उनका मीनिंग है या फिर मीनिंग नहीं है, यानी कि वो अर्थ निकल रहा है फिर अर्थहीन है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन वहाँ पर कितनी शब्द बनाए जा सकते हैं, तब आप शायद वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। आप 26 में से 4 लेटर को यूज करके जो है शायद ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ही लेटर्स थे जिसमें 2 को लेटर मैंने अरेंजमेंट बना दिए, मतलब 2 को लेके क्रमचय बना दिए। क्योंकि यहाँ पे
थोड़े ही लेटर थे तो बनाना पॉसिबल था। बट अगर मैं कहूँ कि 26 के 26 लेटर में से आप 2 या फिर 3 या फिर 4 लेटर्स का यूज करके मुझे शब्द बनाइए, कितने बनेंगे, तो शायद वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस का जो कैलकुलेशन होता है हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे गणना का आधारभूत सिद्धांत, जिसको भी मैंने पहले लेक्चर में क्लियर कर रखा है, मैंने इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए जो इसके आगे जो टॉपिक है, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे क्रमचय क्या होते हैं। आप इसकी परिभाषा इस तरीके से देख सकते हैं कि विभिन्न असमान इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को लेकर जो विन्यास बनते हैं उन्हीं में से प्रत्येक विन्यास को क्या कहा जाता है, क्रमचय कहा जाता है। विन्यास का मतलब जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है, जैसे इनको लेकर मैंने 2-2 को लेकर जब अरेंजमेंट बनाया तो कितने क्रमचय बने, 2 2 4 2 6, 6 अरेंजमेंट या फिर 6 क्रमचय बन के तैयार हुए हैं। तो इन्हीं हर एक 6 के 6 क्रमचयों को अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और कैसे जो है इन अरेंजमेंट को हम लोग बिना बनाए, यहाँ पर तो मैंने बना के बताया था कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे। अगर हम लोग उनको विदाउट बनाए हमको बताना पड़ जाए कि कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अगली हेडिंग है गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट में बोलेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी गणन सिद्धांत से। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। और ये जो मेथड है, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपको उन्हीं 2 एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा, पहले मेरी बात सुनिए अच्छे से। ठीक है, मैंने कहा कि आप क्या करिए, आप इन अंकों को ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इन अंकों को आप ले लीजिए। अब मुझे आप बताइए कि इनमें से आप 2 अंकों को लेकर जो है संख्याएं बनाइए। मैंने कहा मैंने आपके 6 डिजिट दे दिए हैं, आप इन 6 डिजिट की हेल्प से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप कोई भी अंक रिपीट नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा कि आपको मैंने 6 अंक दे दिए, आप मुझे बताइए कि इन 6 अंकों की हेल्प से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगर मतलब कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप एक अंक को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मान लिया आपने क्या किया, 2 अंकों की मुझे संख्या बनाई थी, तो ये रहा इकाई अंक, ये दाहिक अंक, 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो आपने जैसे सपोज के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया, तो आप आगे 2 नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे कोई और अंक लिखिए। तो इस तरीके की संख्याएँ 2 2 3 3 है ना, 4 4, इस तरीके की संख्याएं उसमें नहीं आनी चाहिए। आप ऐसी कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको जो है इन 6 अंकों की मदद से जो है 2 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो मैंने यहाँ पर 2 स्थान बना लिए। अगर मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी होती तो मैं 3 स्थान बना लेता। अब देखिए, अगर मेरे पास 6 के 6 अंक हैं तो मैं स्वतंत्र हूँ कि 6 अंक में से कोई भी अंक मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। भाई अभी तो मैं स्वतंत्र हूँ ना, इन 6 अंकों में से मैं कोई भी अंक यहाँ पे रख देता हूँ। तो यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 6 विकल्प हैं, है ना। यानी यहाँ पर मैं 6 ऑप्शन में से कोई भी एक डिजिट रख सकता हूँ। आप सपोज कर लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि आपने यहाँ पर 1 रख दिया है, तो आपको पहले से भी कहा गया था कि आप एक अंक को 2 बार यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर 1 रख दिया है तो अब आप यहाँ पर कितने विकल्प रख सकते हैं, क्योंकि 1 तो रख नहीं सकते। अब बचे 5 ऑप्शन हमारे पास। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, या फिर इस स्थान को जो है 5 विधियों से फिल किया जा सकता है। अब देखिए, ये तो हो गई 2 अंकों की संख्याओं की बात, यानी कि इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 6 विधियां हैं और इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 5 विधियां हैं। अब अगर मुझे टोटल संख्याएं निकालनी है तो मैं इन विधियों का आपस में गुणा कर दूंगा, यानी कि 6 × 5 = 30। यानी कि इन अंकों की मदद से जो है 2 अंकों की कितनी संख्याएँ हम लोग बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं। हो सकता है अभी आपको कुछ खास समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि आप इन्हीं अंकों की मदद से जो है 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त अभी भी वही है कि आप जो है एक अंक को 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी रिपीटिशन इसमें अलाउ नहीं है।
तो आपके पास इस बार देखिए 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस स्थान को भरता हूँ। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने अंक हैं, मैं 6 में से कोई भी एक अंक यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 6 में से कोई भी एक अंक यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ। चलिए मान लिया मैंने एक यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैं आगे 1 को तो फिल नहीं कर सकता, क्योंकि एक अंक को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इसके बाद 5 अंक बचे, तो आप 5 में से कोई भी एक अंक यहाँ पे भर सकते हैं। अब फिर से मान लीजिए आपने थोड़ी देख ली कि आपने 4 यूज कर लिया, तो अब आगे 4 नहीं पुट कर सकते, फिल कर सकते। कितने विकल्प बचे, 1 2 3 4, यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। ठीक है, यानी अगर हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो कुछ इस प्रकार से हम इन स्थानों को भर सकते हैं। अगर मुझे टोटल संख्याएं निकालनी है तो मैं इन सब का आपस में गुणा कर दूंगा। 6 गुणे 5 गुणे 4, यानी कि 6 पंचे 30 और 30 चौके कितना हो जाएगा, 120। यानी कि इन 6 अंकों की मदद से जो है 3 अंकों की 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगर 2 अंकों की संख्याओं की बात की जाए तो 30 नंबर बनाए जा सकते हैं। अगर 3 अंकों की संख्याओं की बात की जाए तो 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बट इन दोनों केस में कुछ ये था कि आप एक अंक को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। अब चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करो यार, तुम रिपीट कर दो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप ऐसा करो कि आप अंक को 1-2 बार भी लिख दो, 3 बार भी यूज कर सकते हो। अब मुझे बताओ ज़रा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं और 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तब आप सोचेंगे कि चलो भैया हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो मैं यहाँ पे 6 में से कोई भी 6, इन 6 के 6 अंकों में से कोई भी मैं 6 अंक यहाँ पे फुल कर सकता हूँ। अब चूंकि आपको रिपीट कर सकते हैं, तो अब भी आपने मान लिया 1 यूज किया, तो अब आगे भी तो आप 1 यूज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर आप 6 अंक फिल कर सकते हैं और मुझे टोटल संख्याएं निकालनी है, तो मैं इनका आपस में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो 6 चक्के 36 हो जाएंगे। यानी कि अगर इन्हीं अंकों की मदद से अगर हमें 2 अंकों को लेकर क्रमचय बनाने हो तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 36 अरेंजमेंट्स बनेंगे। यानी कि कितनी संख्याएँ बनेंगी, 36। अगर 3 अंकों की संख्याएं मुझे बनानी है तो इस बार देखिए फिर से वही बात है, इस स्थान को मैं 6 तरीक़ों से भर सकता हूं। क्योंकि आगे मैंने मान लिया कि मैं थोड़ी देख ली, मैंने यहाँ पे 1 फिल कर दिया, तो मैं आगे भी 6 में से कोई भी एक अंक फिल कर सकता हूँ। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 6 विकल्प हैं। आगे से फिर से क्योंकि रिपीटेशन अलाउ हो गया है, तो इस स्थान को भरने के लिए भी हमारे पास 6 विकल्प हैं। और मुझे जब टोटल संख्या निकालनी है तो मैं इन सब का आपस में गुणा कर दूंगा। यानी कि टोटल 6 चक्के 36 चक्के 216, यानी इन्हीं अंकों की मदद से जो है 216 ऐसी संख्याएं, फिर 216 ऐसे क्रमचय बनाए जा सकते हैं जिसमें आप एक अंक को 1 या 1 से अधिक बार यूज कर सकते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक बार यूज कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि जो है क्रमचय होते क्या हैं और इसमें किस कैटेगरी के क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणना का आधारभूत सिद्धांत, और ये सिद्धांत यही कहता है जो मैंने सारे क्वेश्चंस में अप्लाई किया है। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी स्थान को फिल करने के लिए आपके पास जितने जितने विकल्प हों, अगर उन सभी विकल्प का आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो दोनों के दोनों जो हैं उतनी विधियों से किए जा सकते हैं। मैं इसका देखिए, इसका मैं पूरा सिद्धांत ही पढ़ देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि किसी संक्रिया को जो है m विधियों से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस स्थान को जो है 6 विधियों से फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फिल करना है ना, यानी इस स्थान को भरना, वो संक्रिया है, यानी ऑपरेशन है। ठीक है, तो जैसे मतलब किसी भी मान लेते किसी भी ऑपरेशन को करने को हमारे पास m विधियाँ हैं, और जब उनमें से यह किसी एक विधि से की जा चुकी हो तो कोई दूसरी संक्रिया इन विधियों से की जा सके, तो दोनों संक्रियाएं साथ साथ m इंटू n विधियों से की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर मुझे दोनों की 2 अंकों की संख्या बनानी थी, तो अगर इन दोनों का मैंने जब आपस में गुणा कर दिया तो 30 आ गया, यानी कि 2 अंकों की 30 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत यही कहता है कि अगर कोई भी ऑपरेशन जो है m विधियों से किया जा सके, और जब उनमें से यह एक विधि से हो चुके तो दूसरी संक्रिया इन विधियों से की जा सके, तो दोनों साथ साथ m इंटू n विधियों से की जा सकती हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया है
यही क्या है, गणना का आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, तो आइए अब देखिए इस सिद्धांत को देखिए जो सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, और इस फॉर्मूला आप लोग देखा भी होगा, PNR। ठीक, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं PNR। अभी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा आखिर इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसी क्वेश्चन को जो है फॉर्मूले की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे और उस फॉर्मूले को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, मैं आपको उस फॉर्मूले का बाकायदा प्रूफ बताता हूँ कि इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल की मदद से ही वो फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा, और 1 बाय 1 उसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो है इसी गणना के आधारभूत सिद्धांत से कई सारे क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट करवाए हैं और मैंने वहाँ पर सॉल्व करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं उस फॉर्मूले की ओर। तो चलिए फिर अब हम लोग देखिए, हम लोग अभी तक यहाँ तक इतना तो समझ के होंगे, जो हम लोग ये परमुटेशन बनाते हैं ना, तो ये परमुटेशन दो तरीक़ों से बनता है। पहले तरीके से तो परमुटेशन बनता है जब उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, यानी कि आप कोई भी अंक को दो से या दो से अधिक बार यूज नहीं कर सकते, है ना, यानी किसी भी अंक की या फिर किसी भी शब्द की या फिर किसी भी लेटर्स की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। एक इस प्रकार के अरेंजमेंट बनते हैं, दूसरे अरेंजमेंट इस प्रकार के बनते हैं कि आप उसमें अंक को या फिर पदों को या फिर लेटर्स को की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट को ही परमुटेशन बोलते हैं, यानी कि जो अरेंजमेंट्स होता है इसको हिंदी में विन्यास बोलते हैं। दो तरीके से होता है, एक जिसमें पुनरावृत्ति हो सके और एक इस तरीके का होता है जिसमें पुनरावृत्ति ना हो सके। ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो सके, तो दो तरीके से आपसे अरेंजमेंट पूछेगा। एक में साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो पुनरावृत्ति है वो की जा सकती है या फिर की जा सकती नहीं, आपसे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन को लेंगे और उसी क्वेश्चन की मदद से जो है हम लोग उस फॉर्मूले का डेरिवेशन जानेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 6 अंक हैं, 4, 5, 6। ठीक, इन 6 अंकों की मदद से आपको 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, लेकिन आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्मूला हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो फॉर्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो आगे के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले से ये वाला केस सॉल्व होगा, ये वाला केस सॉल्व होगा अगर क्वेश्चन में जो है रिपीटेशन अलाउ है तो उसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि आप अंकों की या फिर लेटर्स की पुनरावृत्ति की जा सके, तब उस क्वेश्चन को जो है आप इसी मेथड से चेक करेंगे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। ठीक है, और पहले लेक्चर में भी मैंने करवा रखा है। अगर रिपीटेशन अलाउ ना हुआ तब जाके फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो आप इस बात को याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 6 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इन 6 अंकों की मदद से जो आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, वो कंडीशन वही है कि आप एक अंक को जो है 2 या 2 से अधिक बार यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, मतलब दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये शर्त है। तो आप सोचेंगे कि मेरे पास तो 6 ऑप्शन है, मतलब कि 6 विकल्प हैं, तो हमारे पास 6 ऑप्शन है कि मैं इस स्थान को या फिर इस स्थान को 6 में से किसी भी विधि से भर सकता हूं। मैं चाहूं तो 2 फिल करूं, चाहूं तो 6 फिल करूं, चाहूं तो 5 फिल करूं, चाहूं तो 1 फिल करूं, मतलब इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 6 विधियां हैं। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने यहाँ पर 1 को फिल कर दिया, अब आप यहाँ पे आगे 1 तो फिल नहीं करेंगे, फिर आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 1, 2, 3, 4, 5, तब आप यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपने 6 को यूज कर लिया, कोई भी लेटर मान लीजिए, अब आपके पास कितने विकल्प बचे इस स्थान को भरने के, 1, 2, 3, 4, यानी इस स्थान को फिल करने के लिए आपके पास 4 विधियां हैं या फिर 4 विकल्प हैं। तो मुझे अगर कुल संख्याएं चाहिए, हमें इन तीनों को एक साथ में अरेंजमेंट करना है, यानी कि तीनों के तीनों एक साथ में हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे, है ना। 6 पंचे 30 चौके 120, यानी कि जो है 6 अंकों की मदद से जो है 3 अंकों की अगर मुझे संख्याएं बनानी हो और अंक को रिपीट ना किया जा सके तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी, 120 संख्याएं बनेंगी। ठीक है,
अब देखिए, अब हम लोग इसी चीज़ को जो हम लोग फॉर्मूले से समझेंगे, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से बताए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं विदिन 10 सेकेंड जो है फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। और फॉर्मूले को समझने से पहले हमको एक देखिए फैक्टोरियल नोटेशन समझना होगा कि आखिर ये फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, जैसे आप इसको हेडिंग लगा लीजिए फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन आखिर ये होता क्या है। तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन कुछ नहीं होता है, जो n क्रमागत सम संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, सॉरी m क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को n फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसी हमारे पास कितनी संख्या n संख्या है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है ना, जो इनका जो गुणनफल होता है इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं n फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब समझ जाएंगे कि 1 से लेके n तक इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं, मतलब n फैक्टोरियल कहते हैं। और इस फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल, चाहे तो इस तरीके से लिखिए चाहे तो आप इस तरीके से लिखिए। अब जैसे मान लीजिए कि 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए 10 तक है, तो आप इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल। अब ऐसे मान लीजिए 100 तक गुणनफल है, 1 2 3 एंड ऐसे मल्टीप्लाई 100 तक है, तो आप इसको लिखेंगे 100 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 फैक्टोरियल लिखा है, तो आप इसको कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इसका मतलब है कि ये 1 से लेके 8 तक की संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का क्या है गुणनफल है। तो आप इसको लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक 1 तक। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन और फैक्टोरियल का मतलब। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास जो है किसी ने कहा कि आप भैया 12 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, तो 12 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि 12 × 11 × 10 × ऐसे आप कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 तक। ठीक है, ये मुझे लग रहा है आप फैक्टोरियल नोटेशन का मीनिंग समझ पा रहे होंगे। अब एक दो एग्जाम्पल देके मैं आपको और बताते हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 1 × 2 × 3 इंटू डॉट 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 40 लिख देते, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 40 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, यानी कि जो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 120 होती है। ठीक, अगर मैं आपसे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछूं तो आप क्या करेंगे, 6 × 5 इंटू मल्टीप्लाई कहाँ तक कर देंगे 1 से, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 720। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, तो 720 आ जाएगा। यानी कि जो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आपसे किसी ने पूछा है तो क्या करेंगे, 5 × 4 × 3 कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक। तो यानी कि जो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, जो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 120 होगी, और जो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 720 होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भैया मुझे जो है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे 3 × 2 × 1 यानी कि 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 होगी। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लेते हैं कहीं पे कैलकुलेशन करते वक्त हमको ज़रूरत पड़ी, जैसे 8 फैक्टोरियल है तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 8 × 7 फैक्टोरियल पर रोक भी सकते हैं, या फिर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 8 × 6 × 5 पर रोक दीजिए, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन में कितनी ज़रूरत है ना। जैसे मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको बड़े वाले को लिखना स्टार्ट करिए, 8 × 7 × 6 × 5, और डिवाइड में 5 फैक्टोरियल है तो इसको भी 5 फैक्टोरियल पर रोक दीजिए, जिससे कि ये दोनों कट जाएंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपस में डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में समझ चुके होंगे। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन से एक हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे और उसी फार्मूले से आने वाले सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास 6 अंक थे, इन 6 अंकों की मदद से मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनानी थी। और कितनी संख्या हम लोग बना सकते हैं? 120 संख्याएं बना सकते हैं। और अगर, लेकिन याद रहे जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसमें अगर रिपीटेशन अलाउ है, यानी अगर पुनरावृत्ति की जा सकती है, तब आप उस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। फिर आप जो है उसको जो है गणना का आधारभूत सिद्धांत से ही सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपने देखा नहीं भी, मैं क्वेश्चन को कराऊंगा तो मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। पहले मैं गणना का आधारभूत सिद्धांत से सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद जो है किससे कराऊंगा? इस फॉर्मूले से कराऊंगा। तो आप उसकी टेंशन ना लें, मैं दोनों क्वेश्चन को दोनों से करवा दूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बट उसके लिए आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। आज के लेक्चर में हम लोग केवल फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मुझे पता था यहाँ पे 3 अंकों की मुझे संख्याएं बनानी थी, तो देखिए हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, यहाँ पे टोटल कितनी संख्या थी, सॉरी कितने अंक थे मेरे पास? टोटल मेरे पास 6 अंक थे। तो आप ऐसे लिखिए इस चीज़ को, टोटल 6 अंक थे और उसमें मैंने अरेंज किया P फॉर परमुटेशन। तो परमुटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट, यानी कि 6 वस्तुओं का क्रमचय। क्रमचय क्या होता है? अरेंजमेंट उनको लेके जो बनाते हैं। लेकिन कितने को लेकर मुझे बनाना है? तो इन 6 अंकों में से मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो आप इसी चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे? P63। आप इसको 6P3 मत रीड करिएगा, इसका जो सही रीड करने का जो तरीका है वो है परमुटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 एट अ टाइम, यानी कि 6 में से 3 को लेकर, एक बार में 3 को लेकर जो अरेंजमेंट करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ये है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास 6 अंकों में से हमको 2 को लेकर अरेंजमेंट बनाते हैं, तो इसको लिखते हैं 6P2, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ तक 8, 7, 9 हमारे पास इतने डिजिट आ जाते हैं, तब हम लोग इसमें से मान लेते हैं हमको 3 अंकों की संख्या बनानी होती है, तो इसको क्या लिखते हैं? परमुटेशन ऑफ, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ किसका? 6 अंकों का, कितने को लेकर? 3 अंकों को लेकर, ठीक है। यानी आपको जितने ऑब्जेक्ट में से जितने को लेकर अरेंजमेंट करना होता है, देखिए जितने टोटल ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और उसमें से जितने को लेकर हम लोग क्रमचय बनाते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इन 6 अंकों में से मुझे 3 को लेकर अरेंजमेंट करना है। तो ये क्या आया था? ये आया था 6 × 5 × 4, यही तो आया था भाई। अगर हमें 6 में से 3 को लेकर अरेंजमेंट बनाने, यानी कि 6 अंकों में से 3 अंकों को लेकर अगर मुझे संख्या बनानी, तो टोटल कितने थे? 6 × 5 × 4, 6 × 5 × 4, जिसको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो सवाल को उत्तर आ जाएगा, यानी कि 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बट इसी चीज़ को अब मैं देखिए फैक्टोरियल से रिलेट करूँगा। देखिए फैक्टोरियल में मैंने आपको क्या बताया कि वो n1 से लेके n क्रमागत संख्याओं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को जो गुणनफल होता है उसको n फैक्टोरियल कहते हैं। अगर ये कहीं 1 तक मल्टीप्लिकेशन होता तो मैं जिसको 6 फैक्टोरियल लिख सकता था भाई। अगर ये मान लेते आगे 3, 2, 1 है, तब मैं इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकता, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने क्या किया है? आपने 3 × 2 × 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है, तो आप समझ गए होंगे कि आप नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या लिखा? ऊपर लिखा है 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6P3 को मैंने क्या लिख दिया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा और समझिए, तो ये 3 जो है इन दोनों का अंतर है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3, 6 - 3 फैक्टोरियल 6P3। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया कि अगर 6 में से 3 को लेकर अरेंजमेंट करेंगे तो ये आएगा। बट यहाँ पे तो मैंने 6 अंकों की बात की थी, बट हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे ना। फॉर्मूला का मतलब कितनी भी वस्तुएं यहाँ पर हो सकती हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल n वस्तुएं थी, n में से मुझे r वस्तुओं को एक बार में लेकर अरेंज करना है। तो n में से r वस्तुओं को लेकर अरेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे 6 था तो यहाँ पर 6 है, यानी यहाँ पर n है तो यहाँ पर n फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइड में इन दोनों का अंतर यानी कि n - r फैक्टोरियल। तो ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आने वाली 2-3 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर n क्या है? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, सॉरी कितने अंक हैं या फिर कितनी वस्तुओं
में से कितनी वस्तुओं को अरेंज कर रहे हैं। जैसे मान लेते हमारे पास यहाँ पे 6 अंक थे, तो मुझे यहाँ पर 6 लिखना होगा, और 6 में से जितने को लेकर हम अरेंज करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है n वस्तुओं में से हम लोग r वस्तुओं को एक बार में लेकर क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि जो NPR है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। NPR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से जो है हम लोग आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7A पर। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है सारे के सारे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना है। बट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चंस मैंने पहले लेक्चर में करवा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से कर रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, यानी कि गण सिद्धांत जो मैंने अभी आपको बताया था, उसको मैंने उसी लेक्चर में क्लियर किया है, यानी वहीं पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर है, बट मैंने हालांकि उस चीज़ को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बट आप एक बार उसको भी देख लेंगे तो आपका जो गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है ना, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर 7A के क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, बट उससे पहले मैं इसको जो है रफ कर देता हूँ। तो चलिए फिर अब हम लोग 7A का पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहले क्वेश्चन देखिए सारे हैं, सिंपल हैं। पहला है, कह रहे कि मान बताओ। किसका मान बताना है? फर्स्ट पार्ट में आपको 8 फैक्टोरियल का मान बताना है। तो मैं 8 फैक्टोरियल का मान अभी भी निकाल चुका हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। ये जो मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा जी की लिखी हुई बुक है, मैं उन्हीं की बुक का सोल्यूशन कराऊंगा। और आप बात करोगे NCERT की, तो NCERT के इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और सारे के सारे NCERT के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर होंगे। ठीक है, तो आप NCERT तो आपको इसमें सॉल्व हो ही जाएगी, और भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व होंगे। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 8 फैक्टोरियल का मतलब आप कहेंगे 8 × 7 × 6 × 5 एंड × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 6 फैक्टोरियल का, कितना आ गया था? 6 फैक्टोरियल का जो यहाँ तक का जो मल्टीप्लिकेशन आया था 720 आया था। उसके बाद 8 × 6 8 × 7, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 720, 8 7 जा 56। तो इसका मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई अलग से करके लिख देता हूँ। 6 2 जा 12, कैरी आएगा 1, तो 7 6 जा 42, 5 2 जा 10 यानी 52, 53 हो जाएगा, कैरी आएगा 5, 7 5 जा 40, और 0 तो बढ़ेगा, यानी कि 4032 यानी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4320, यानी कि 40,320। तो इस तरीके से जो आप किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए इसका सेकंड करते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, यानी इसका मान बताना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। देखिए, एक तो आप वैसे कर सकते हैं, भाई आप क्या करिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालिए, 3 फैक्टोरियल की, दोनों को माइनस कर दीजिए। बट कुछ विद्यार्थी जो अच्छा सोचेंगे तो क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था हमेशा बड़े नंबर को ब्रेक करना है। तो 4 को लिखिए, 4 के बाद 3 आता है, तो यहाँ पे जैसे 3 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल पे इसको रोक दीजिए, और यहाँ भी माइनस का 3 फैक्टोरियल है, तो आप क्या करिए 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, और 4 - 1, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, और 4 - 1 3 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, यानी कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। और आप चाहें अगर वैसे भी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग निकालिए, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग से निकालिए, दोनों को माइनस करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए हमेशा बड़े नंबर को ब्रेक करिए। तो 8 × 7 मैंने देखा डिवाइड में 6 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको 6 फैक्टोरियल पे रोक दूंगा, डिवाइड में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 7 जा 56, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 28 क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो फोर्थ पार्ट है, अब देखिए फोर्थ पार्ट होता है 5p3,
इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपको इस तरीके के दिख रहा है NPR। अब देखिए इसको NPR मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा PNR। जो पढ़ने का जो सही तरीका है वो है PNR, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट अ टाइम, यानी कि इन वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर अरेंजमेंट करेंगे तो इतने अरेंजमेंट होने वाले हैं। यानी अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 में से 3 को लेकर आप अरेंज कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, n है तो n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड में इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 - 3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। बड़े नंबर को तोड़िए, यानी कि 5 × 4 × 3 और डिवाइड में 2 है तो 2 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं, और डे भी 2 फैक्टोरियल है, ये दोनों कट गए तो 5 × 4 = 20, 3 × 60। तो इसकी जो वैल्यू होगी 5p3 की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 है 7p4। और मुझे पता है कि जो NPR होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपान इन दोनों का अंतर, यानी कि n - R फैक्टोरियल। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो 7p4 = होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर, यानी कि 7 - 4 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 7 × 6 × 5 × 4, और चूँकि डिवाइड में 3 फैक्टोरियल है तो आप इसको 3 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए, और ये 3 फैक्टोरियल क्या है, कट जाएगा। 7 × 6 = 42, 5 × 4 = 20, 42 × 2 कितना हो जाएगा 84, यानी कि 42 × 2 = 84, 0 बढ़ा दीजिए, है ना। तो कुछ इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसका 6 पार्ट भी है, वो भी सेम इसी तरीके से, तो आप उस पार्ट को कर लेंगे, है ना। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। और देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल = x/8 फैक्टोरियल, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल = x/8 फैक्टोरियल, तब आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो क्वेश्चन लिख लीजिए, तो x का मान आप मुझे बताइए। तो मैंने आपको बताया था हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर तक ले जाना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, तो आप क्या करिए, इसको ले जाइए सबसे छोटे नंबर 6 तक, तो यानी कि 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। इसको आप इतने पे ही पड़ा रहने दीजिए, और इसको भी ब्रेक करिए छोटे नंबर तक, 7 × 6 फैक्टोरियल। इसका देखिए फ़ायदा होगा कि कॉमन लेते दोनों क्या है, कट जाएंगे। अब यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/7 = x/8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। आपको पता है डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। तो 7 × 1 = 7 + 8, 7 × 1 = 7, 1 8/7। इसको सॉल्व करेंगे, x 8 × 7, तो इस 7 से 7 कट जाएगा, 8 × 8 = 64, तो x का मान कितना आ जाएगा 64। और यही सवाल का उत्तर है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमेशा जब भी आप फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर तक ब्रेक करिएगा, ठीक है। ऐसा होता है क्या ना, कॉमन लेते ही वो कट जाता है, इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब ऐसे ये भी तरीका है कि आप इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ पे रखें, इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ पे रखें, इसको पूरा 8 फैक्टोरियल का मान अगर आप यहाँ पे 40 320 रखेंगे, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग अरेंजमेंट करके, यानी जुगाड़ कहते हैं ना, अगर जुगाड़ से क्वेश्चन को करेंगे तो हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको और सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस, तो आप देखते रहिएगा। और अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इतना कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।